अच्छा, पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे करंट अफेयर्स के तकरीबन 4-5 सेशंस रह गए हैं और कोई 10 से 12 टॉपिक्स रहते हैं। So we will be covering the topics and at the end I will be taking 2 grand mocks. लेकिन उन मॉक्स में सिर्फ वही उनके मैं एवेलुएट करूंगा जिन्होंने ये वीकेंड वाला टेस्ट देंगे और रेगुलर पार्टिसिपेशन उनकी आती रही है उसमें एवेल्युएशन में। इसके अलावा फर्स्ट मॉक चलें सबका अलाउ कर दूंगा, बट सेकंड मॉक विल ओनली बी फॉर दोज हु वर कंसिस्टेंट इन देयर असाइनमेंट और ये पिछले टेस्ट में भी। एंड आफ्टर दैट बेस्ट विशेस आपके करंट अफेयर्स के लिए। आई होप कि कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा सबको और हो रहा होगा। अभी कुछ 4-5 क्लासेस रह गई हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो इश्यूज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो भी सारे हम कवर कर लेंगे। Other than that, ये Rashta was asking about my essay session. So essay session is starting from this Saturday. तो इसमें मैंने ये बताना था कि नाउ आई एम मर्जिंग दिस बिगिनर एंड लाइक एवेल्यूएशन कोर्स। तो उसमें सिर्फ यही होगा कि जो स्टार्टिंग क्लासेस होंगी उसमें 2-3 क्लासेस कुछ इंट्रोडक्शन होगा ऐसे का, इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स एंड डिफरेंट थीम्स ऑफ ऐसे। फिर उसके बाद पास पेपर ऐसे से डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। उसमें ये होता है कि आई डू नॉट टेक मैनी स्टूडेंट्स, ओनली हैंडफुल लाइक 10 to 15 स्टूडेंट्स। उसमें फिर जो आपको असाइनमेंट्स दी होती हैं सॉरी, उसकी 1-to-1 एवेल्युएशन होती है। मतलब जो आपने लिखा होता है जस्ट चेक देम और फिर फीडबैक देता हूँ, और उसमें फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में। और जिसका थोड़ा सा ऐसे बेहतर होता है वो कुछ ज्यादा कंटेंट भी लिख सकता है, मतलब पूरा फुल लेंथ ऐसे भी लिख सकता है। और जो बिगिनर लेवल पे होंगे वो आउटलाइन और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे शुरू में, और ग्रेजुअली दे विल अटेम्प्ट फुल लेंथ ऐसे। तो ये एक मेरी रफ सी स्कीम होती है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, कुछ थीम्स। सो मेरे पास जो डाटा है कुछ थीम्स का वो तो मैं शेयर कर दूंगा, बट अदर देन दैट हम पास पेपर ऐसे के मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं। सो वी हैव मिस निदा विद अस। सो let me introduce Miss Nida. So she is from 49 CTP and she has secured second position in PMS 2020 and eighth position in CSS 2020. And she is also a doctor and graduated from King Edwards. So, ma'am, can you hear us? जी उस्मान, आई कैन हेयर यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम सर, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। So, start करें if you are ready. जी जी, प्लीज स्टार्ट। Okay. So, ma'am, can you please give a brief introduction of like your achievements? थोड़ा सा मोटिवेट कर दें स्टूडेंट्स को। सही। अच्छा चलें, ऐसे है कि मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने करवाया है। दिस इज प्रीटी मच इट। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। I have also been a participant of the debating society there. Then उसके बाद मैंने थोड़ा सा जॉब की है। I was also a gold medalist at my time. Then I decided to appear in the civil services examination. और CSS 2020 में 8th पोजीशन थी, PMS 2020 में मेरी 2nd पोजीशन थी। और right now we are busy with our training schedules. This is pretty much my introduction. इसके अलावा आप लोगों के जो भी कोई सवाल हो रिगार्डिंग पेपर प्रेजेंटेशन और एनीथिंग, दे आर मोस्ट वेलकम। मैम, इससे पहले कि इनके क्वेश्चंस लें, सो कैन यू आल्सो शेयर योर सीएसएस प्रिपरेशन जर्नी? आपको कौन से इश्यूज इसमें आपने फेस किए, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर, आप उसमें जॉब भी करती थी, एंड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक यू सिक्योर्ड like great position, 8th position in CSS and 2nd in PMS. So क्या कुछ आपके इसमें थे मेजर पॉइंट्स इस पे आपने फॉलो किया और लाइक अपनी पहली अटेम्प्ट्स में ये सारे अचीवमेंट्स लिए आपने? सही। अच्छा,
इसमें ये है कि let us divide my CSS journey into some of the issues that I faced and some of the strengths that I already had, और फिर the strategy that I adopted, और थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी about the time management because I was also doing a job alongside. ये बहुत ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड यू मैनेज टाइम, कितना टाइम लगा आपको CSS की तैयारी करने में, और इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. सो ऐसे था कि आई वॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आई वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन डिबेट्स, और मुझे करंट अफेयर्स वगैरह का जनरली पता होता था from the very beginning. As long as I can remember, since my childhood, I have been reading newspaper. I do know things going around. So generally एक मेरा tilt of mind था, bent of mind था उस तरफ. So मेरे लिए जब when I decided to go for the CSS, it wasn't at all a very new field. चीजें subjects were all very new क्योंकि medical से सब कुछ different था, कोई एक subject भी overlap नहीं कर रहा था. तो ये एक इशू था मेरे पास, एक स्ट्रेंथ भी थी, एक इशू भी था कि ऑलरेडी आई हैड a little bit of know how into the things, but on the other side subjects मेरे लिए सारे technically subjects सब के सब नए थे मेरे लिए. यहीं से मैं अभी आपको एक छोटा सा टॉपिक टच करूंगी सब्जेक्ट सिलेक्शन का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. एंड लेट मी एम्फसाइज यू कि इस चीज को मत देखिएगा कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ओवरलैप करता है मेरी डिग्री के साथ या इस तरह से. देखिए 100 या 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जहाँ आप इतने सारे नए सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पे आप एक या दो सब्जेक्ट मजीद भी नया पढ़ सकते हैं. व्हाट यू शुड सी इज के कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा रिपेल ना करे. बस एक कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको दूर से ही देख के पता होता है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन देम. वो तो चलो ठीक है अगर बहुत ही बड़ा कोई रेड फ्लैग है किसी सब्जेक्ट के लिए. अदरवाइज सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड देखते हुए उसको जरूर ऑप्ट करें, और ये मत देखें कि सब्जेक्ट छोटा है या बड़ा. आप लोगों का देखें, आप लोगों का अल्टीमेट एम है स्कोर लेना. एक एक नंबर मैटर कर रहा होगा, कंपटीशन का एग्जाम है, especially for those who are appearing with the Punjab domicile. It's very very important. So इस तरह की बातें मत सोचिएगा कि सिलेबस लेंथी है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है. बिकॉज ये बातें हैं जो आप थोड़ा सा काम काम से दिल चुराने के लिए करते हैं ना, ये वो वाली बातें हैं. आपने इस तरह की मेंटालिटी और इस तरह के माइंडसेट के साथ चलना ही नहीं है. दिस इज वेयर योर डिफीटिस्ट मेंटालिटी स्टार्ट्स. what you need to do and what you need to set the target is कि आपको स्कोर चाहिए. you need marks, you need good score for the CSS written part. आपने ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा स्कोर देगा, वो लंबा हो, ओवरलैप ना करता हो, ये एक इशू नहीं होना चाहिए. तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है. अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी अब हमने पॉलिटिकल साइंस रख लिया तो वी शुड बी गोइंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल. बहुत ही गलत अप्रोच है. थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको, डजेंट मैटर, लेकिन आप वो सब्जेक्ट्स चूज करेंगे जो आप अच्छे से शौक से पढ़ सकते हैं और जिनमें आप इंडिविजुअली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ मैं कर दूंगी कि देखिए जब आप पॉलिटिकल सेम क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वी हैव constitutions of different countries overlapping in constitutional law as well as in political science. But when I am going to attempt the same question in political science, it will be totally different attemptation, and it will something that is asked and the perspectives from which the question is asked will also be different in political science as compared to the constitutional law. तो फिर स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, वो एक ही चीज दोनों जगहों पे लिख के आते हैं, एंड दैट डजंट वर्क. क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स, एक लॉ है, एक आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, दोनों की डिमांड फर्क है. वो चीज फिर आप लोगों को अल्टीमेटली नुकसान भी दे जाती है. इफ यू कैन हैंडल इट वेल एंड गुड, लेकिन इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरी बात थी हमारे पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एम्फोसिस जो आपका ड्यूरिंग द जर्नी होना चाहिए, वो आपका इंग्लिश के ऊपर होना चाहिए. इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कॉम्पोजिशन. इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स हिट हो रहे होते हैं, समटाइम्स इस्लामियात, समटाइम्स करंट अफेयर्स, कोई दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से भी हो सकता है. उन चीजों को साथ साथ लेके चलें. एक बात याद रखें, देखें आप में और पास होने वाले बच्चों में सिर्फ एक चीज फर्क डालती है, एंड दैट इज योर इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन 98% ऑफ द टाइम्स. सो आपने उस चीज को निग्लेक्ट नहीं करना. आप किसी और सब्जेक्ट को कम अच्छा तैयार कर लें, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पास
द इंग्लिश ऐसे और द इंग्लिश कॉम्पोजिशन, फिर आप नंबर जितने मर्जी ले लें, डजंट मैटर। तो इस चीज का ध्यान रखें कि किसी भी सब्जेक्ट की को कम तवज्जो दी जा सकती है, पर इंग्लिश ऐसे को और कॉम्पोजिशन को आपने इग्नोर नहीं करना, बिकॉज दैट इज वेयर डिसाइड्स कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। पास या फेल के बाद फिर नेक्स्ट बात आती है। तो ये दो सब्जेक्ट आपकी पास फेल डिसाइड करते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऐसे में ज्यादा स्कोर एम कर रहे हैं, फेयर इनफ, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपका ऐसे में टारगेट है सिर्फ पास होना। सो इवन योर 40 मार्क्स वुड डू। अगर मतलब 40 मार्क्स भी हों, आप पास हैं, 41, 45, 60 मार्क्स नहीं चाहिए हमें, ऐसे में आपको सिर्फ पास होना है। तो जब भी आपने बाज़-औक़ात एक बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या की जाती है कि whenever you're going to attempt for the when you're choosing the topic एग्जाम हॉल में बैठ के, तो you play a gamble most of the times. Students do that. वो कहते हैं कि दिस इज द टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू बी लेस ऑप्टेड, लेट अस गो फॉर इट। या फिर उनको लगता है कि मैं इस टॉपिक, दिस इज अ ट्रिकी टॉपिक, बट इफ आई एम एबल टू नेल इट तो मुझे नंबर ज्यादा दे जाएगा। ये दोनों अगेन दीज आर the wrong approaches. CSS is about your smart work and CSS is about making good choices. So good choices इस केस में क्या होनी चाहिए कि आपने बेशक वो टॉपिक चूज करें जो सब लोग चूज कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आपने वो टॉपिक चूज करना है जिसमें आपकी कमांड अच्छी है और जो सेफ टॉपिक है। ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि वो टॉपिक स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं चूज करने से। जो कॉमन टॉपिक हर ऐसे के पेपर में एक या दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर कोई चूज कर रहा होता है, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स होते हैं, डेमोक्रेसी पे आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाएगा, या इस तरह से कोई मसला नहीं। आपने वो चीज चूज करनी है जिसके ऊपर आपकी कमांड है। यू आर गोइंग टू सर्व द बेस्ट दैट यू कैन प्रेजेंट। तो इसलिए आपने whenever you are going to make a choice for the topic of the essay, you have to take these things into account कि आपने अपने बारे में सोचना है कि आप सबसे बेहतरीन किस टॉपिक पे लिख सकते हैं। नोवेल्टी के चक्कर में गलत टॉपिक चूज मत कीजिएगा। Another thing जो मैंने टाइम मैनेजमेंट का जिक्र किया था, that we'll be talking about. So इसमें मेरा मशवरा ये होगा कि अभी टाइम काफी कम है। So if there are people who are starting जिनकी अभी सिर्फ 20 to 30% प्रेप हुई है, I'll advise them to take leave from the job and then go ahead. मेरे ख्याल में मुझे जो एक बेस्ट ओपिनियन, जो बेस्ट मुझे एडवाइस दी गई थी ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन, वो ये थी कि आई वाज लाइक अ बिट, यूं कह लें ओवर कॉन्फिडेंट, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी अपने आप को, क्योंकि मुझे अंडर कॉन्फिडेंट थी बल्कि प्रेपरेशन के दौरान, लेकिन समहाउ मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मुझे छुट्टियां कितनी चाहिए। सो आई वाज प्लानिंग कि मैं लास्ट मंथ में छुट्टी ले लूंगी एंड मे बी आई कैन मैनेज। सो मुझे ये समझाया गया था फ्रॉम 1 or 2 पीपल कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वंस यू गिव द रिटन एग्जाम, फिर उसके 7-8 माह बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक एन अटेम्प्ट, may it be your first attempt, may it be your second or third attempt, so make sure that you make it the best attempt possible, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार अटेम्प्ट्स के लिए जाएं। दूसरी और तीसरी अटेम्प्ट के लिए मेंटली तैयार रहें, लेकिन कोशिश ये करें कि व्हाटएवर अटेम्प्ट यू आर टेकिंग, इट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल। आप अपने चांस को जाया ना करें। उसके लिए जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करना बाजुकात बहुत मुश्किल हो जाता है, 90% ऑफ द टाइम्स मुश्किल हो जाता है। जो लोग इसके साथ मैनेज करते हैं उनको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन वगैरह की जरूरत होती है। खास तौर पे वो लोग जिनकी अभी 20 to 30% प्रेपरेशन हुई है और उन्होंने मेजॉरिटी पार्ट ऑफ प्रेपरेशन अभी करनी है, आई एडवाइस के, और साथ में अगर वो जॉब कर रहे हैं कि फिर वो थोड़ी सी लीव ले लें उस जॉब से, और टोटल फोकस आपका इस एक चीज के ऊपर होना चाहिए। याद रखें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इन 3 माह की मेहनत से। अगर किसी को टाइम निकालने में मसला आ रहा है, कोई किसी को अभी आधा टाइम अपने नेटफ्लिक्स पे लगाना है, या फिर पार्टीज अटेंड करनी होती हैं, वेडिंग्स अटेंड करनी होती हैं, तो दैट इज नॉट योर एटीट्यूड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन नेलिंग सीएसएस। इस तरह से ये नहीं होगा। आपको डेडिकेटेडली ज्यादा टाइम इस चीज को देना पड़ेगा। 3-4 महीने जिंदगी में सिर्फ सीएसएस करना पड़ेगा, फिर आप जो है एक बहुत अच्छा स्कोर कम से कम ला सकते हैं। आपको इस बात की उम्मीद होती है कि यू कैन नेल इट। सो दिस इज ऑल सर। सर उस्मान, बैक टू यू। Thank you, ma'am, for your comprehensive talk on your preparation journey. Next, अब
कंपल्सरीज में अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, लाइक यू ऑलरेडी मेंशन के वी हैव टू सब्जेक्ट्स व्हिच आर लाइक very critical and decide Yes. our future in CSS and as well as in PMS, you can जी say. जी. So how you managed to prepare first English essay, like what was your strategy, how you started, as you said कि आपका थोड़ा background भी था, so just for an average candidate, what is your advice and composition का पेपर आपने कैसे tackle किया and आपकी इसमें strategy क्या थी? So if you could just give a little bit brief on these things. जी जी. देखिए इंग्लिश ऐसे में ये है कि एक चीज आपने याद रखनी है कि समथिंग दैट इज गोइंग टू सेट अपार्ट यू फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स इज योर प्रैक्टिस. इंग्लिश ऐसे में सिर्फ आपको नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको उसका तरीकेकार समझने की ही सिर्फ जरूरत नहीं है. इसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्किल सेट चाहिए जो मुझे जब मैं उस प्रोसेस के थ्रू गुजरी तो मुझे पता लगा कि अच्छा दिस इज हाउ इट इज मेकिंग अ डिफरेंस. अब वो है क्या? सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको ऐसे की समझ होनी चाहिए कि ऐसे जो हम सीएसएस में ऐसे जिसको बोलते हैं उसको मैंने अटेम्प्ट कैसे करना है. उसका एक खास तरीकेकार होता है. टू द पॉइंट लिखना है, आर्गुमेंटेटिवली लिखना है. आपने आर्गुमेंट आपको बिल्ड करना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि एक खास एक बहुत बड़े टॉपिक के जिस एस्पेक्ट के बारे में पूछा है या अगर दो टॉपिक्स को आपस में लिंक किया गया है किसी खास लिंक के थ्रू, आपने सिर्फ उसी के ऊपर बात करनी है. हिटिंग द बुल्स आई जिसे बोलते हैं, उस टॉपिक के ऊपर बात करनी है. आपके पास उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. इट मींस कि आपने डेटा गैदर करना है. एक आपने डेटा गैदर करना है, दूसरा जो आप सब तैयारी कर रहे होंगे बाकी 11 सब्जेक्ट्स की उसका डेटा हेल्प करेगा आपको उसी डेटे जो आपने ऐसे के अंदर लिखना है. तो उस सारी इंफॉर्मेशन को चैनल किस तरह करना है, किस तरह चैनल करके लिखना है कि वो भी आपका रिसोर्स बैंक बनता जाए फॉर राइटिंग योर ऐसे. सो दीज टू आर क्रिटिकल थिंग्स टू स्टार्ट अप विद, कि आपको पहले समझ आ जाए कि आपने ऐसे कैसे लिखना है, आउटलाइन डेवलप कैसे करनी है, कितना लंबा ऐसे लिखना है, आपके पैराग्राफ्स किस तरह से होने चाहिए, पैराग्राफ्स का लिंक किस तरह से होना चाहिए, उनका स्टार्ट और एंड किस तरह से होना चाहिए. उसके बाद जो चीज क्रिटिकल है दैट इज योर नॉलेज. आपने नॉलेज बेस अपनी डेवलप करनी है. खास टॉपिक की लिस्ट होती है, 10 या 15 कॉमन टॉपिक्स हैं कि अगर आप उनके ऊपर हर एस्पेक्ट से एक बेसिक सी आउटलाइन अपने पास बना लें फैक्ट्स या फिगर्स की, या उसके बारे में जो भी कोई डिबेट चल रही है, आर्गुमेंट्स चल रहे हैं एक खास टॉपिक के बारे में, उनके बारे में आपकी नॉलेज हो. और फिर फर्दर रोजाना जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं, आपकी नजर से कोई हेडलाइन गुजरती है, कोई न्यूज गुजरती है, वो चीज आप वहां पे लिंक करते जाएं. बेशक दिमाग में अपने, बेशक अपने पास किसी डायरी में, किसी नोटबुक में, आपके पास आर्गुमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट होते जाते हैं. और फिर साथ साथ तीसरा रिसोर्स बैंक आपका जो आप ऑलरेडी सारी तैयारी कर रहे हैं, वहां से आप कोटेशंस उठा सकते हैं, रेफरेंसेस उठा सकते हैं और डिफरेंट आर्गुमेंट्स भी उठा सकते हैं. जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है इस सब के साथ वो ये है कि जब आपने एग्जाम, आपको ये समझ होनी चाहिए, ये बात आप अपने आप को समझाएं कि जब आपने एग्जाम हॉल में बैठना है ना, तो यूं समझ लें कि राइटिंग ऐसे इज अ स्टेट ऑफ माइंड. तो आपका माइंड ऑलरेडी उस ऐसे की स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए. और वो कैसे होता है? थ्रू प्रैक्टिस. देयर वाज वन ऑफ माय सीनियर हु एडवाइज्ड मी कि आपने आखिरी एक हफ्ता रोजाना ऐसे लिखना है या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे ऐसे लिखना है. ऐसे नहीं तो आउटलाइन तो लाजमी लिखनी है. सूट्स मतलब यू हैव टू एडजस्ट इट हाउ इट सूट्स यू. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस थी. स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, या जो मैंने इर्द गिर्द देखा, वो क्या कर रहे होते हैं कि दे रेगुलरली प्रैक्टिस फॉर द एसेस और आखिरी दिनों में आके वो सब कुछ रिवाइज करने में इतने मगन होते हैं कि वो आखिरी दिनों में ऐसे की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते. मैंने आखिरी 2 हफ्ते भी ऐसे की बहुत प्रैक्टिस की थी और मैंने आखिरी दिन तक, एक दिन पहले तक, जैसे अगर कल मेरा एग्जाम है तो आज भी मैंने 1 या 2 आउटलाइन जैसे की लिखी थी, एक ऐसे मैंने लिखा था. एंड लास्टली फुल ऐसे लिखना बहुत जरूरी है. आपको बहुत अच्छा आता है, आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको 3 घंटे के अंदर 20 से 25 सफे लिखना, उसके लिए आपको राइटिंग स्पीड चाहिए, आपका दिमाग की सोचने की स्पीड उस तरह से काम करनी चाहिए. और फिर आपके उन 20 सफों या 25 सफों के अंदर आपको बैलेंस चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. हर आर्गुमेंटेशन में आपका एक बहुत वेल रिटन इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बहुत वेल रिटन कंक्लूजन होना चाहिए, एंड द बॉडी
दैट इज इन द सेंटर, वो भी एक बहुत ही अच्छी लिखी होनी चाहिए। तो 3 घंटों में इस चीज को मैनेज कैसे करना है, 25 मिनट 25 सफ़ों को, वो चीज आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि व्हाट आई मेंट, वो आपको, अगर आप इसी पैटर्न पे काम करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग इट। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ऐसे अपना लिखा तो आई वाज सॉर्ट ऑफ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने आई हैव गिवन माय फुल, आगे अल्लाह की मर्जी है, जो भी पास हो या फेल हो, जिस तरह से भी हो। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेटिकुलस टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि आपने कितनी देर में अपनी आउटलाइन बनानी है, फिर कितनी देर में आपका ऐसे पूरा होना चाहिए। और लास्टली एक जनरल चीज जो मैं आप सब स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट के लिए जनरली प्रिपरेशन के लिए बताना चाहूंगी, वो ये है कि एक चीज नर्व्स और दूसरी चीज के आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले सेल्फ अवेयरनेस पे मैं थोड़ी सी बात करती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस इस तरह से कि देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एनालिसिस और जो मैंने गैदर किया है अपनी जर्नी से, वो शेयर कर रही हूँ। इट मे और मे नॉट फिट फॉर एवरीबॉडी, सम ऑफ इट वुड, कुछ बातें जनरल हैं वो हर बंदे के लिए हैं, लेकिन कुछ चीजें पर्सनल हैं। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एडवाइसेस की थी, बट देन आई हैड टू टेलर देम अकॉर्डिंग टू माय ओन पेस ऑफ प्रेपरेशन एंड माय ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मैंने कुछ कुछ चेंजेस, कुछ अब्रप्ट चेंजेस अपनी प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी में वो की थी जो जो थोड़ी सी अनबिलीवेबल थी, बट इट डिड वर्क फॉर मी। फॉर एग्जांपल, it wasn't until the end of January, we had our papers on 12th Feb. It wasn't until end of January then I started environmental science. मेरा ये सब्जेक्ट रहता था, मैंने उसको फिर रहने दिया। मैंने अगर उसको स्टार्ट करना था तो फिर मैंने उसको टुवर्ड्स द एंड स्टार्ट किया। आई बोर दैट प्रेशर कि मेरा एक पूरा सब्जेक्ट अनटच पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसको एंड पे लेके गई क्योंकि मेमोरी में फिर मेरे अच्छा सा वो रिटेन हो सकता था। इसी तरह इंग्लिश एसे में अगर मुझे लगता था कि मैं पूरा हफ्ता पूरे पूरे ऐसे नहीं लिख सकती, तो मैं हफ्ते में 2 या 3 दफा पूरा ऐसे लिखती थी, बाकी दिन मैं आउटलाइन लिख लेती थी। व्हाट आई वाज इंश्योरिंग कि मैं, मेरा हाथ चलता हो, मुझे प्रैक्टिस हो, हाथ नहीं थके, स्पीड हो, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आए, साथ साथ मेरी वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक ऐसे की स्टेट ऑफ माइंड में रहे। So self-awareness is very important. You have to analyze where you need to work more, where you need to work less. और उस मुताबिक आपने अपनी strategies को, अपने टाइम को खुद मैनेज करना है और नर्व्स पे काबू रखना है। एक बात याद रखें, अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी इस चीज को याद रखिएगा आइंदा के 3 माह के लिए भी, जब आप पेपर में बैठेंगे तब के लिए। हमेशा पेपर में जब आप बैठेंगे तो लाजमी आपको कुछ नहीं आता होगा और आप फिर भी उसको अटेम्प्ट करेंगे, एंड चांसेस आर कि अगर आपने अच्छे से उस टाइम अपने आप को, नर्व्स को काबू रखा है, जो पढ़ा हुआ है उसको यूज करते हुए पेपर पे अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे आए हैं, तो वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी। आई रिमेम्बर कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था हमारा, पार्ट बी का, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था, या शायद मुझे लगा था मे बी। सो थोड़ी देर में मैं बैठी रही कि अच्छा शायद मुझे नहीं आता, मेरी तैयारी थोड़ी कम है, और इस तरह से देन एक हमारा शायद मे बी दैट वो डॉक्टर्स का इंस्टिंक्ट होता है, वी हैव टू राइट, तो हम लिख तो आते हैं। तो मैंने जितना मेरे पास डेटा था मैंने लिख दिया, और लेंथ भी क्वेश्चंस की मेरी काफी अच्छी थी। और जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली तो एवरी स्टूडेंट हैड द सेम एक्सप्रेशन। उस वक्त एग्जाम हॉल में बैठे हुए ऐसे लग रहा था कि सिर्फ मुझे नहीं आता, मे बी बाकियों ने बहुत पढ़ा, इन्हें बहुत आता। लेकिन जब बाहर निकल के बाकियों से बात करते हैं तो पता लगता है कि अच्छा, देयर इज समथिंग दैट एवरीबॉडी डज नॉट नो। हर बंदे को पूरा का पूरा पेपर कभी भी नहीं आता होता, तो आपने इस चीज पे परेशान नहीं होता। कुछ नहीं भी आता, डजेंट मैटर, उस वक्त बैठ के अब आप कुछ वहां पे पढ़ तो सकते नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम, जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और आपको कुछ नहीं आता होगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट, दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड। आपके नंबर अच्छे आएंगे लाजमी उस चीज में। सो इन 2 चीजों का लाजमी ख्याल रखिएगा। जी सर, आप पे ओवर टू यू सर उस्मान। थैंक यू मैम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टॉक ऑन इंग्लिश ऐसे। कॉम्पोजिशन का भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि लाइक वोकैबुलरी बिल्डिंग और ग्रामर और ये सारा कुछ, एंड अदर देन दैट यू आल्सो कंडक्ट सेशंस ऑन दिस कंपोजिशन। सो क्या मेथोडोलॉजी आपकी होगी अगर इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन योर सेशन, तो थोड़ा सा इस पे भी गाइड कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात जो मैं कॉम्पोजिशन के पेपर पे आने के लिए वेट कर रही थी कहने का, दैट इज योर ग्रिप ऑन द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर
English essay or English composition, Pressy composition paper, but for all the papers. ज्यादातर पेपर हम इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, और अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, इज, एम, आर या दा, हैज, हैव वगैरह की मिस्टेक्स हैं, दैट डजंट सिट वेल विद द एग्जामिनर. उसको पढ़ने में ही मजा नहीं आएगा. उसका आपके बारे में जो तासुर है ऑफ हाउ मच कैपेबल कैंडिडेट यू आर, वो चेंज हो जाता है, इवन इन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स और एनी अदर थिंग. दूसरी बात ये है कि अगर हम सिर्फ कॉम्पोजिशन वाले पेपर की बात करें, तो all you need to have is a good grip on grammar. ऐसे भी और composition और प्रेसी का पेपर भी. जिन लोगों की ग्रामर के ऊपर ग्रिप अच्छी है, उनको टेंसेस का इशू नहीं है, उनको काफी कम मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू दोज जिनकी ग्रामर के ऊपर ग्रिप थोड़ी सी वीक है. और इन चीजों को, मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, इन चीजों को डील करने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसने अभी ग्रामर के ऊपर काम करना है, तो उसको जिस तरह से आप लेके चलते हैं या जिस तरह से उस स्टूडेंट की तैयारी चलनी चाहिए, वो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज उसने पहले ग्रामर के ऊपर काम करना है और साथ साथ में भी ही कैन बिल्ड हिज नॉलेज बेस. लेकिन वो ऐसे को लिखना उस वक्त तक मुश्किल होगी उसको ऐसे शुरू करना, या फिर प्रेसी कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस शुरू करना, जब तक उसकी ग्रामर अच्छी नहीं हो जाती. क्योंकि ग्रामर की इतने, देखिए आपके पास एग्जामिनर के पास बेतहाशा कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से पास होना होता है 200 या 300 लोगों ने. वो मौका ढूंढेगा आपको फेल करने का. तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोई भी मौका उसको ना दो. और आपकी ग्रामर जो है, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर का अच्छा होना बहुत जरूरी है. टेंसेस एटलीस्ट आपके अच्छे होने चाहिए. प्रेसी और कॉम्पोजिशन के पेपर में मेरी एफर्ट बहुत कम लगी थी, मे बी बिकॉज मुझे प्रेसी पसंद थी बहुत ज्यादा. सो प्रेसी, जैसे हम उर्दू में इसको हम तलखीस भी बोलते हैं, वी हैव टू जस्ट स्क्वीज इट डाउन टू 1/3. जिस तरह से आप किसी 1 घंटे के प्राइम टाइम टीवी शो की स्टोरी सुनाते हैं 10 मिनट के अंदर, कुछ चीजें स्किप करते हैं, कुछ डायलॉग स्किप करते हैं, मेन स्टोरी आइडिया दे देते हैं. इट इज द सेम थिंग. आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा शॉर्ट डाउन करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जुमले छोटे लिखने हैं, एंड दैट इज इट. मोस्टली आप प्रेसी अच्छी करना शुरू कर देते हैं. बाकी जो इसके अंदर सारी चीजें हैं, वो आपकी ज्यादातर वो याद करने से ताल्लुक रखती हैं. आपको कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी, इन 3-4 चीजों की समझ होनी चाहिए. इनको अटेम्प्ट करना चाहिए. बाकी आपके पास फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, प्रपोजिशंस आएंगी, सेंटेंस करेक्शन आएगी. ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं. उनसे आप तैयारी करते जाएं, उन चीजों को, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, याद करते जाएं, पास्ट पेपर्स करते जाएं, तो वो आपकी इजीली कवर हो जाती हैं. उसके अंदर वो चीज आपको इशू नहीं करती है. तो मेरा खुद भी ये ख्याल होता है, और मैंने खुद के लिए भी यही अप्लाई किया था कि मैंने इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था. लेकिन ये अगेन मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी ग्रामर थोड़ी सी कंसिडरेबल है. आप इन चीजों के ऊपर अपना कम टाइम लगा के बाकी चीजों की तरफ अपनी एनर्जी या तवज्जो डाइवर्ट कर सकते हैं. जो मेरा मेथोडोलॉजी है, इफ आई टेक अप एनी स्टूडेंट, तो वो मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं डिफरेंशिएट कर लूँ कि ही और शी नीड्स अ वर्किंग इन ग्रामर, or he is somebody who is more into understanding the methodology of how to attempt Pressy or how to attempt composition paper. और उसके बाद मोस्टली आप, मेरा ये होता है कि we have a few lectures on how to do things, and then mostly I will like you people to do things and I'll just evaluate. क्योंकि जब मैं गई थी, मैंने जिन 1-2 लोगों को अपनी काम चेक करवाए थे, so what I wanted from them was कि वो मुझे पर्सनली मेरे मुताबिक evaluate कर दें, and that is it. वो मेरा टाइम भी बचाएगा, उससे मेरी एनर्जी बचेगी और मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी. सो मुझे वही मॉडल जो अपने लिए पसंद था, या जो मैं समझती हूँ, वही मेरा स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि आप लोगों के हाथ से चीज गुजरे और उसको evaluate कर दिया जाए. सर, बैक टू यू. थैंक यू मैम फॉर कंपोजिशन. आपने काफी इसको डिटेल से एलैबोरेट किया. Coming to the next point is paper presentation, as you have scored like quite remarkable marks in your CSS as well as in PMS. क्योंकि written score के बगैर तो positions तो impossible है. So can you little bit brief on paper presentation के किस तरह present किया जाए? Let me also share their tests with you जो मैंने इनके conduct किए हैं. कुछ 1-2 अच्छे tests if I can share with you. तो आप भी थोड़ा सा अपना उसमें feedback दे दें कि like हम उसको कैसे further improve कर सकते हैं. जी, sure. Give me a minute.
So if you just see this test, so कुछ थोड़ी सी writing I think it's fine, presentation style भी अच्छा है, लेकिन maths इसमें नहीं उनने ऐड किया further. और so if you can just add further your opinion कि इसमें क्या improvement हो सकती हैं और आपकी presentation style क्या था, so थोड़ा सा students को idea मिल जाएगा. सही. अच्छा, ये जो पेपर अभी इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन पे, जी इसमें हैंड राइटिंग वगैरह जैसे आपने मेंशन किया, इट्स प्रीटी गुड. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपके हर पेपर में 5 नंबर ऐड करेगा. एंड टेक इट मल्टीप्लाई इट बाय 12, तो ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स का डिफरेंस लाजमी डलेगा विद योर गुड हैंड राइटिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन. मार्क माय वर्ड्स, इट डज. पहले मुझे लगता था कि इट इज नॉट नेसेसरली द केस, लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा है और मैंने अपने अमंगस्ट ऑल ऑफ आवर बैचेस, ये सर उस्मान भी सेकंड करेंगे, कि जब हमने कंपेयर किया तो गुड हैंड राइटिंग एंड गुड प्रेजेंटेशन हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अच्छा जी, जी ठीक हो गया सर. थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिएगा, पेपर को मजीद दिखाइएगा. सही. लेकिन पेपर अच्छा, ये जो पेपर अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इट इज वेरी वेल अटेम्प्टेड. इसमें हैंड राइटिंग अच्छी है, स्पेसिंग प्रॉपर है, हेडिंग्स दी हुई है. सिर्फ इसमें आप थोड़ी सी ये चेंजेस कर सकते हैं कि हेडिंग, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हेडिंग जब आपने देनी है तो कोशिश करना है कि वन वर्ड हेडिंग्स ना हो. आप अच्छा, ये जो अभी पेपर शो हो रहा है, दिस इज बेटर देन द प्रीवियस वन. रीजन क्या है कि इसमें आप देखें, इसमें जो स्पेसिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने हेडिंग देनी है तो उसमें आप अगर एक लाइन छोड़ देते हैं ना, तो वो चीज आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है और एक ओवरऑल नीट लुक देती है. जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट माय पेपर्स विद बॉल पॉइंट, जो नॉर्मल बॉल पॉइंट होता है, अच्छी क्वालिटी. तो मुझे सर ने एडवाइस किया कि आप यूज करें कॉम्पो, उससे आपका पेपर की लुक चेंज हो. सो इट टुक मी सम टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बट व्हेन आई डिड, एक्चुअली आपकी पेपर की लुक में बहुत ज्यादा फर्क डाल रहा होता है. आई हैड 729 मार्क्स इन माय रिटन एग्जामिनेशन, और पीएमएस में भी मेरे 817 मार्क्स थे रिटन के अंदर. सो वो ये चीजें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा जो है, वो मुझे ये लगता है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमेशा. ये एक प्लस होता है आपके पास. ओके, इस पेपर में भी लेट मी फाइंड अनदर पेपर. इसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स इंडिविजुअल भी थी स्टूडेंट्स की, और सम ऑफ देम वर क्वाइट गुड. अच्छा, जब आपने हेडिंग्स वगैरह देनी है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वन वर्ड हेडिंग के बजाय एक सेंटेंस फॉर्म की हेडिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव सी हेडिंग जिसके अंदर कोई आप मीनिंग कन्वे कर रहे हो, वो हेडिंग जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट जस्ट लाइक दिस, आई थिंक दिस प्रेजेंटेशन इज आल्सो गुड. इसमें जिसमें चार्ट्स बनाए हैं थोड़े से, हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. बट इसकी हैंड राइटिंग पहले वाले से थोड़ी, मतलब इट्स फाइन, बट जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी बेहतर नजर आ रही है. प्रेजेंटेशन बेहतर है, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है. देखिए, हैंड राइटिंग जैसे आपने भी मेंशन किया है, जैसे सर उस्मान भी कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग हर एक की डिफरेंट है, लेकिन प्रेजेंटेशन आप लोग सब उसके ऊपर जरूर काम कर सकते हैं. यस डेफिनेटली. सो जिस तरह इन्होंने अपनी हैंड राइटिंग को मैनेज किया, ओवरलैप और किया देखिए इसमें जैसे इस बिल्कुल इस पेपर में उन्होंने बीच में भी चीजों को हाईलाइट किया हुआ, जहाँ पे ही और शी इज राइटिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, कोई अच्छा आर्गुमेंट जहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है, वहां पे उस चीज को भी हाईलाइट किया है. तो ये इस चीज की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की. ये एक अच्छा तरीकेकार होता है. आई ट्राई टू शेयर पेपर. मैं सर आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा. आई हैव अ फ्यू पेपर्स अटेम्प्टेड जो मैंने पीएमएस की तैयारी के दौरान अटेम्प्ट किए थे. सीएसएस में मेरे पास टाइम थोड़ा था, तो मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स वगैरह नहीं दिया था. ऑल आई डिड माय प्रैक्टिस वाज इन इंग्लिश ऐसे. पीएमएस उसके बाद हुआ था, उसमें मैंने कुछ चीजें अटेम्प्ट की थी. सो आई हैव अ फ्यू पेपर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेव्ड फ्रॉम देयर. वो मैं ट्राई करूंगी कि स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकें. Yes, definitely I will share with them. आप उसमें लास्ट में कीजिएगा. And the last thing from our end should be कि
अब ये जो हमारे पास कुछ मंथ्स रह गए हैं, रिमेनिंग मंथ्स रह गए हैं, इसको बिल्कुल। इसमें क्या प्रायोरिटाइज किया जाए? मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो हैं वो टेस्ट सेशन की तरफ जा रहे हैं, दे नीड के लाइक दे आर स्ट्रेसफुल बिकॉज दे हैवंट अटेम्प्टेड एनी टेस्ट येट, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। सो आपके बिल्कुल। नज़दीक अगर ये कुछ 4 मंथ्स हैं और कोई एवरेज अगर कैंडिडेट है, तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए कि वो क्या पहले टारगेट करे और फिर पेपर्स तक कैसे अप्रोच करे? जस्ट इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट की कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी रहती है। अम, जैसे मैं थी इस टाइम पे, आई वाज जस्ट स्टार्टिंग, तो हम्म। मैं मेरे लिए वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। पीपल हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर सिलेबस और वो मॉक्स वगैरह देने की तरफ जा रहे थे। और ऐसे में ये जो जिस भी किस्म के स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों किस्म के स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करती हूँ जिनका एक दफा सिलेबस कवर हो चुका है या फिर वो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं या मे बी सेकेंड अटेम्प्ट है, जिनका सिलेबस एक या दो दफा गो थ्रू हो चुका है, उन्हें जनरली आइडिया है चीजों का और अब वो चाहते हैं कि वो टेस्ट सेशंस की तरफ जाएं, उनके लिए वो मॉडल बिल्कुल ठीक है। आप टेस्ट सेशंस दें, लेकिन इसमें दो तीन बातों का बहुत ध्यान रखें कि टेस्ट सेशंस दे के अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिएगा। बहुत ज्यादा टेस्ट देने हैं आपने, आपको हाथ से गुजरनी चाहिए चीज। आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट का आइडिया है कि 4 क्वेश्चन में से मैंने किस तरह से लेके चलना है, उन चीजों का आइडिया आपको फेयरली होना चाहिए। लेकिन एग्जॉस्ट मत कीजिएगा। मुख्तलिफ अकेडमीज में जाके अपने पेपर्स चेक करा के एवेलुएशन को इंश्योर कीजिएगा कि ठीक हो रही है। उससे कोई भी या तो आप डीमोरलाइज हो सकते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि दोनों चीजें आपने नहीं करनी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद आपने बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हो जाना। और एक बात का ख्याल रखना है कि अक्सर होता क्या है, जो बच्चे बहुत ज्यादा टेस्ट सेशन देते हैं उनका क्या होता है कि इट समटाइम्स इट सिट्स गुड विद पीपल, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा उनकी जो तैयारी है वो स्टेगनेंट हो जाती है। मुझे ये लगता है आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, नोवेल्टी एंड क्रिएटिविटी। सो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉन्टिन्यूसली यू आर एडिंग अप। अगर आप सारी तैयारी कर चुके हैं या आपको लगता है सिर्फ अब रिवीजन हो रही है, तो सीएसएस का पेपर हुआ है जो एक दिन पहले भी आप नई इन्फॉर्मेशन लेके उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वो तैयारी स्टैगनेंट ना हो, आप वही चीजें बार बार रिवाइज कर करके ना दे रहे हो, या ये ना हो रहा हो कि सिर्फ जैसे अक्सर जो स्केड्यूल्स होते हैं उसमें आज हाफ बुक का टेस्ट है, 2 दिन बाद फुल बुक का टेस्ट है, तो बीच में 1.5 या 2 दिन होता है और उसके अंदर ऑब्वियसली आप पूरी चीज प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर सकते। तो रश के अंदर वो चीज खराब मत कीजिएगा। तसल्ली से बैठ के चीजों को इस तरह से याद कीजिए कि वो आपकी समझ में, आपके अंदर उतर जाए, आपको उनके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर आ जाए। अगर आप 2 दिन में चीज रिवाइज नहीं कर सकते तो अभी कर लें, अभी टाइम है। जब आप फर्स्ट एक रिवीजन अच्छी कर लेंगे, दूसरी रिवीजन अच्छी कर लेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली थर्ड रिवीजन आपकी जल्दी हो जाएगी। तो वो भागम दौड़ में अपनी तैयारी को खराब मत कीजिएगा। बाकी है कि टेस्ट सेशंस जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट दें, अपनी वैल्यूएशन कराएं, अपनी प्रैक्टिस कराएं, लेकिन किसी भी मौके पे आपने अपने मोरल को खराब, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना उसको बहुत ज्यादा अपने आप को डीमोरलाइज होने देना है, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन दूसरे लोगों से नहीं करने। आप लोगों को खुद का पता होना चाहिए, ये हर बंदे की अपनी स्ट्रगल होती है, कंपटीशन एंड पे होता है, लेकिन जर्नी हर एक की बहुत डिफरेंट है सीएसएस की। अब वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरे भी यही हालात थे इस टाइम ऑफ फ्रेम में। मुझे लोगों से थोड़ा सा एज था, जो मैं अपनी हर इंटरव्यू या हर बात में मैंने बोला है कि मुझे चीजों का आइडिया थोड़ा सा था। मैंने चीजों को याद करने वाली चीजें मेरी अभी, या पढ़ने वाली चीजें बिल्कुल पढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे चीजों को पेपर को देने का, अटेम्प्ट करने वगैरह का आइडिया था, तो वो मुझे एक थोड़ा सा एज था उन चीजों का। हैविंग सेड दैट, अब वो लोग जो इन 4 माह में अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, या बिल्कुल अभी कुछ कुछ काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, एक सब्जेक्ट किया है, 2 सब्जेक्ट किया है, और ऑब्वियसली इस वक्त वो काफी दे आर क्रंच्ड फॉर टाइम और उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वो सोच रहे हैं हमने कैसे करना है। पहली बात ये कि आपने, ये बात दुरुस्त है कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन टाइम बहुत है। ट्रस्ट मी, टाइम बहुत है। अगर आप इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, दिन के 12 घंटे हैं, दिन के 24 घंटे हैं,
टाइम बहुत है आपके लिए। अगर आप 8-10 घंटे भी दिन के पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एक फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बने। आप लोगों को देख के उनके पीछे पीछे चलते हुए कि अब सारे टेस्ट दे रहे हैं तो मैं भी टेस्ट दे दूं, आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, आप टेस्ट देने की तरफ चले जाएंगे, ये मत कीजिएगा, एंड तक मत कीजिएगा। आपने जिस दिन एग्जाम में बैठना है ना, उस दिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ एक दफा शायद एक पाक अफेयर्स का टेस्ट ऑप्ट किया था, और एक शायद मैंने इस्लामियात का किया था ऑप्ट, बस एक एक पेपर। इस्लामियात का इसलिए कि जरा उर्दू लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मेरी पंजाबी भी थी, और पाक अफेयर्स का इसलिए कि जरा मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत अरसा हो गया। बाकी मेरी जो सारी रिटन प्रैक्टिस थी, या जो मेरी स्पीड बनी हुई थी, वो मेरी ऐसे की प्रैक्टिस जो चल रही थी, वो मैंने उसका एडवांटेज लिया था बाकी जगहों पे। तो वो चीजें आपने ध्यान रखनी है कि आपकी रिटन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। आप जब पेपर में लिखने बैठे तो आपने लेंथ, देखें लेंथ मैटर करती है, आप कितना लिखते हैं, क्वालिटी तो मैटर करती ही करती है, लेकिन आपने क्वेश्चन की लेंथ कितनी लिखी है वो भी मैटर करती है। तो आपकी इतनी हैंडराइटिंग स्पीड होनी चाहिए कि आप एक अच्छी कंसिडरेबल अमाउंट हर क्वेश्चन के जवाब में लिख के आए। और अगर आप हर क्वेश्चन को समझे, आजकल जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 या 3 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें इतने एस्पेक्ट पूछे गए होते हैं। हेलो। हेलो जी जी। जी मेरे आवाज ख्याल आ रही में है मैम? आवाज आ रही, मेरे ख्याल में आवाज कट गई थी पीछे। यस, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, तो मैं कंक्लूड कर रही थी, और मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने एक भीड़ चाल का हिस्सा बनते हुए सिर्फ ये नहीं कि अब हम टेस्ट सेशंस देने जा रहे हैं या अब हम रोज ऐसे लिख रहे हैं, ये चीजें जरूरी नहीं है। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करते हुए उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करना है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक लिख रहे हैं, तो या फिर आप 3 घंटे में ऐसे पूरा कर लेंगे, तो आप आउटलाइंस, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन लिख के भी काम चला सकते हैं फॉर नाउ, और एंड पे जाके फुल ऐसे लिखना शुरू कर दें, वो भी दैट कैन ऑल्सो वर्क। बट आपके एनालिटिकल स्किल्स आपके खुद के बारे में आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और वो लोग जिनके पास अभी सिलेबस ज्यादा पड़ा है कवर करने वाला, उनको उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो परेशान ना हो, बहुत टाइम है। बहुत सारे लोग इसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं, दिस स्कोर रियली रियली गुड स्कोर्स। तो वो आप परेशान ना हो, लेकिन ये कि जितना टाइम रह गया उसमें मेहनत करें, जितनी हो सकती है मैक्सिमम मेहनत, और स्मार्ट वर्क, ध्यान से, इधर उधर फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट किए बगैर। जी सर, ओवर टू यू। Thank you, ma'am, for your lecture. So let's take some of the questions and अगर 5 to 6 questions ले लें जी जो जी श्योर। relevant हो, and then we can call it a day. So if any one of you has any question, please ask. यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अरे मैंने जस्ट अभी ज्वाइन की क्लास। एक्चुअली हमारे ना एरिया में बहुत पावर ब्रेकडाउन लाइट बार बार जा रही थी। अच्छा सर, मैम एक वाहिद बंदी मैंने देखी है, क्योंकि मैं इस टाइम इतना कंफ्यूज थी कि मुझे सीएसएस की तैयारी, हालांकि मैं 2.5 माह से कर रही हूँ, 2.5-3 माह से, एंड आई एम कंटिन्यूसली गिविंग इट टू 10 to 20 आवर्स ना, तक 10 to 12 आवर्स सॉरी ना, पढ़ रही हूँ मैं। लेकिन मेरा कोई भी सब्जेक्ट मैम किसी तरफ नहीं लग रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं ना 5-6 टीचर से कंसल्ट किया कि मुझे अब सीएसएस छोड़ देना चाहिए या फिर मैं पीएमएस की तरफ जाऊं। तो मैम आपने पहली इनकरेजिंग बात की, नहीं अभी काफी टाइम है, हो सकता है। और अगर मैम टाइम हो और आप अपने सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करेंगी? और दूसरी बात, सब लोग यही बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, क्योंकि आई लिटरली डिडंट ज्वाइन एनी एकेडमी, मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया और ये जैसे ऑनलाइन टीचर्स ही इतने बेस्ट मिल जाते हैं कि आपको एकेडमीज में टाइम वेस्ट करने का वो जस्ट बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैम आप बताएं कि स्मार्ट वर्क किसे कहती हैं आप, और अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है अगर आप फ्रॉम द डे टू डे से स्टार्ट करती हैं, तो क्या करती हैं आप?
सही। आपका नाम क्या है? मैम निशा। और निशा, आपने आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड मैम स्टडीज क्या है? रेडियोलॉजिस्ट। यू आर अ रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। फ्रेशली ग्रेजुएटेड? यस मैम। ओके। ओके। सो निशा, बेंट ऑफ माइंड, पहले कभी न्यूज़ वगैरह से आशनाई रही? पढ़ते रहते हो न्यूज़ वगैरह, या टोटल न्यू है आपके लिए सब कुछ? नहीं मैम, मैंने 2022 का पीएमएस में अपेयर हुई थी मैं। जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, जी जी मैंने कहा 2022 के पीएमएस में अपेयर हुई थी मैं। जी, अच्छा, फेयर इनफ, गुड। फिर तो आपको चीजों का आइडिया है, फिर तो बहुत बेहतर है। देखें, जो चीज आप में डिफ्रेंशिएट मुझे लगता है कि जो 8 माह की और 6 माह की प्रेपरेशन या 4 माह की प्रेपरेशन होती है, उसमें ना शुरू का 1-2 महीना इंपॉर्टेंट इस तरह से होता है कि वो आपका लगता है चीजों को समझने में। इट्स टोटल डिफरेंट बॉल गेम। तो वो आप सिर्फ चीज को समझ रहे होते हैं कि व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, व्हाट सीएसएस है, पेपर में कैसे बैठते हैं। तो अगर आप एक दफा पेपर में बैठ चुके हैं, फिर तो इट जस्ट कम डाउन टू हाउ गुड, हाउ बेटर यू प्लान योरसेल्फ एंड हाउ मच यू कैन रिटेन। आपकी मेमोरी स्किल्स वगैरह में बात आ जाएगी, आप अच्छा सा पढ़ लें। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। और बाकी ऑब्वियसली पेपर देने के बाद सारे दुआ जरूर करना, बहुत ज्यादा करना। वो चीज भी बहुत, वो कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप एक चार्ट बनाएं, मतलब इफ आई वर यू, तो आई वुड हैव डन दैट। और अगेन मैं ये बात जरूर कहती हूँ कि हर हर स्टूडेंट का स्टाइल डिफरेंट होगा। आई एम टेलिंग यू माई स्टाइल, और मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जो मैंने फिर लोगों से सुनी है। तो आई एम गिविंग यू अ कॉकटेल। यू हैव टू पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रायोरिटीज, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किल सेट। जब हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, उसमें पहला पहला इंडिकेटर तो ये है कि आप हाउ वेल यू नो योर सेल्फ एंड हाउ वेल यू प्लान। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क के लिए। सो आपने क्या करना है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था अराउंड, इट वाज, हाँ, इसी टाइम अक्टूबर के एंड पे ऑलमोस्ट मैं अपना मूड बना रही थी, किताबें सीधी कर रही थी, और फिर नवंबर के मिड से मैंने प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सो आपने सबसे पहले तो 12 सब्जेक्ट्स को लिस्ट डाउन करें। उसमें देखें कि कौन सा बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ है, किसमें आपकी ग्रेप अच्छी है, किसको रिटेन करने के लिए आपको जरा ज्यादा टाइम चाहिए, किसमें आपने टचिंग ज्यादा करनी है। अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। जब मैंने सीएसएस के बाद पीएमएस के एग्जाम्स में अपेयर होना शुरू हुई, सो जो हमारे वाला पीएमएस था, वो कोरोना के बाद वाला पीएमएस था, तो बड़ा एब्रप्टली अनाउंस हुआ था मेरे हाल में 12 दिन पहले, व्हेन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, यस क्योंकि एग्जैक्टली। आशूरा, हाँ बिल्कुल, आशूरा की आ रही थी बीच में, मुहर्रम बीच में था। तो नोबडी मुहर्रम वाज में था। एक्सपेक्टिंग कि, हाँ बिल्कुल, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मुहर्रम से पहले वो किसी भी सूरत एग्जाम्स लेंगे। एवरीबॉडी वाज वेरी रिलैक्स कि अभी 1-2 महीने तो पीएमएस का एग्जाम नहीं आएगा। और उन्होंने 12 दिन पहले डेट शीट अनाउंस की, और ज्यादातर लोगों ने फिर पेपर ही नहीं दिया, इसीलिए कि अब तो हमारी तैयारी नहीं हो सकती एट दैट टाइम। क्योंकि मेरा भी ये ख्याल था, और मुझे ये था कि मैं सीएसएस की अब नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी जरा अच्छे से करके दूंगी। तो मैं उस वक्त, ज्योग्राफी मेरा नया सब्जेक्ट था पीएमएस का, मैंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया हुआ था। सो अब मेरे पास 12 दिन थे। 2 दिन तो टोटल शायद 15 थे, 2-3 दिन मैंने लगा दिए ये डिसाइड करने में कि मैंने अटेम्प्ट देनी है या नहीं देनी है। सो आप लोगों के इर्द गिर्द अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है, लेट मी टेल यू, जो अच्छा मशवरा दे दें आपको। सो आई डिसाइडेड टू अपेयर इन द एग्जैक्टली। एग्जाम। उसमें आपने फिर क्या किया कि आप, मैंने ये सॉर्ट आउट किया कि पॉलिटिकल साइंस है, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब सीएसएस में पढ़ा था। तो सीएसएस में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे हाल में। आई थिंक आई टॉप पॉलिटिकल साइंस इन माय सीएसएस अटेम्प्ट, मेरे 145 या 147 मार्क्स थे। इसी तरह जो मैंने फिर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पीएमएस के एग्जाम में भी मेरे बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स थे। और मैंने इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट किया हुआ था, क्योंकि ये दो मेरे वीक थे। ज्योग्राफी टोटल नया था जो मैंने 10 दिन में कवर करना था, और पॉलिटिकल साइंस का मुझे पहले से पता था कि इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को मैंने पहले इतनी तवज्जो नहीं दी थी जब मैंने सीएसएस की तैयारी की थी। सो मैंने बेसिकली इन 2 पेपर्स की तैयारी की थी विद जीके, क्योंकि पीएमएस में जीके इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें मुझे पता था मैं मैनेज कर लूंगी, या जैसे भी करके हो जाएगा, उसको एक एक दिन, आधा आधा दिन दे के। जो टॉपिक्स उसमें से भूलते हैं सिर्फ वो देख लिए, ताकि जब मैंने एग्जाम के दिन पे रिवाइज करना है तो उस पर कम टाइम लगे। क्योंकि रिवीजन तो आपने पूरी करनी है एक रात पहले, टाइम फिर आपका उन चीजों पे लगता है जो आपको भूल रही होती हैं। तो अगर आप सिर्फ वो चीज पिक करके पहले याद कर लो,
तो आपका टाइम बच जाता है। तो अभी आप ये करें कि आप अपने सब्जेक्ट्स को जॉट डाउन करें, उसमें देखेंगे किसमें कितनी मेहनत चाहिए, किसमें आपकी रिटेंशन पावर कम है, किसमें ज्यादा है, और उसके मुताबिक आप डेज अलॉट करके रफली, जैसे मे बी आपको 5 दिन चाहिए इस्लामियात के लिए, 4 या 6 दिन चाहिए किसी और सब्जेक्ट के लिए, उस तरह से अपना एक टेंटेटिव सा स्केड्यूल बना लें और फिर ट्राई करें कि आप उसको फॉलो करें। उसमें आपने इंग्लिश ऐसे वगैरह की और प्रेसी की प्रैक्टिस लाजमी शामिल रखनी है बीच में, उसमें आपने टाइम देते जाना है। और एक गलती जो मैं करती थी और मुझसे हो जाती थी कि वो जब मैं ऐसे कोई टॉपिक लेके बैठती थी तो सुबह से शाम वो उसी टॉपिक पे हो जाती थी। फिर वो लेटर ऑन मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया कि जरा इसको जल्दी वाइंड अप कैसे करना है, या बाजू का डॉन न्यूज लेके बैठनी तो सुबह से शाम संडे का अखबार ही पढ़ते रहना। ये कोशिश करनी है कि वो इन चीजों को जरा आप कम टाइम दें इस चीज को, न्यूज कम डिस्ट्रैक्ट करें, उन चीजों का आपने ख्याल रखना है और टाइम टेबल रफ बना लें और उसके मुताबिक चलते जाएं। पहले 1, 1.5 या 2 माह में आप टारगेट रखें कि एक दफा आपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और ये कवर ऐसे होना चाहिए कि जिस चीज को ज्यादा मेहनत की जरूरत है उसको ज्यादा फोकस हो रहा हो, जो थोड़ा सा पहले आता है। जैसे मे बी आपकी जनरल साइंस अच्छी हो, उसको 3 या 4 दिन दे दें, बाकी ज्यादा टाइम किसी और चीज को दे दें। इस तरह से करके पहले अपना खत्म करें काम, उसके बाद फिर रिवीजन की तरफ चले जाएंगे, जहां फिर आपको जो भी लगे कि जहां पे मेरी कमी रहती है उस तरफ चले जाएं। जी मैम रिटन प्रैक्टिस के लिए कैसे टाइम निकालेंगे अंदर से, क्योंकि लर्न करें तो रिटन नहीं हो पाता, लिखें तो याद नहीं हो पाता। दोबारा बोले। मैंने बोला मैम रिटन प्रैक्टिस के लिए फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कैसे निकालें मैम, क्योंकि अगर आप याद करने बैठे हैं सब्जेक्ट तो 4-5 घंटे तो निकल ही जाते हैं ना इजीली, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं साइमल्टेनियसली, 2 सब्जेक्ट्स तो लेके चलने होते हैं। तो मैम उसके लिए फिर रिटन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता, वो कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा देखिए, माइंडसेट इज ऑल दैट इज गोइंग टू मैटर, आई एम सेइंग अगेन टू एवरीबॉडी। और क्यों आपने 2 सब्जेक्ट तो लेके चलने ही होते हैं, मतलब चीजें सेट पैटर्न्स नहीं है, यू आर गोइंग टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ, एवरीबॉडी, यू पीपल आर गोइंग टू मेक योर ओन जर्नी, मेक इट स्पेशल फॉर योरसेल्फ। मैं तो एक सब्जेक्ट पढ़ती थी एक टाइम पे, वेद एंड इंग्लिश, ऐसे सो व्हाट, जो लोग आपको बताते हैं ऐसे होता है, होता होगा, कुछ चीजें वाकई वैसे होती हैं, बट मोस्टली चीजें ऐसे नहीं भी होती, तो डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ। जहां तक बात है मतलब डिपेंड कर रहा होता है, कभी आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे होते हो, कभी आप 3 लेके चल रहे होते हो, और कभी आप सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चल रहे होते हो। सो वो तो बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जो जहां तक बात है रिटन प्रैक्टिस की, तो वो तो देखिए चीजों का टाइम निकालना पड़ता है, वो आपको खुद, वो मतलब इट्स नॉट एन इजी जर्नी ना, आपको उस चीज के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। सो टाइम कैसे निकालना है कि आप इंग्लिश का ऐसे अटेम्प्ट करते हो, उसमें आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाती है। मैं लिखते हुए साथ में शॉर्ट पॉइंट्स नोट कर लेती थी, वो भी एक सॉर्ट ऑफ रिटन प्रैक्टिस ही है। और रिटन प्रैक्टिस ही, हम बच्चों वाली रिटन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे कि जितना आपने याद किया आपने वो सारे का सारा लिखना है, इतना तो टाइम ही नहीं है आपके पास, ये नहीं करना आपने। आपने रिटन प्रैक्टिस, देखिए रिटन प्रैक्टिस का एंड गोल क्या है आप सबका? एंड गोल ये है कि जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो। और तीसरे नंबर पे आपने रिटन प्रैक्टिस से ये लेना है कि जब आपने उस रिटन प्रैक्टिस को एवेलुएट कराना है तो आपको ये पता लग जाए कि आप जो क्वेश्चन को जिस तरह से लेते हो, जिस तरह से अटेम्प्ट करते हो, आया वो सही तरीकेकार है या पूछा कुछ और होता है और आपकी समझ कुछ और बता रही होती है आपको, क्या आपकी समझ सही सिम्त में चल रही है। दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिटन प्रैक्टिस। वो तो आप थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस से भी गेन कर सकते हो, जिसको जरा ज्यादा चाहिए वो दिन ऑल्टरनेट डे पे कोई एक क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उस चीज को मैनेज कर सकता है। तो वो सारा सारा कुछ जो याद किया उसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये एंड गोल्स को अचीव करना है हर चीज में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। मैंने ये कहना है कि मेरे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हैं, ऑप्शनल्स भी और करंट अफेयर और इंग्लिश के अलावा कंपल्सरी भी, लेकिन मेरी अटेम्प्ट 2024 की है। तो आप बता सकते हैं कि मैं इंग्लिश और करंट अफेयर्स का अपना क्या स्केड्यूल रखूं 1.5 साल के लिए? आपका नाम? दुआ। लेकिन दुआ, अगेन आई वुड से कि मैं आपको आपके लिए आपका स्केड्यूल नहीं बता सकती, आपने ये चीजें खुद मैनेज करनी है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। आप Yes, में ma'am. भी आप साथ में कुछ और कर रहे हैं या सिर्फ CSS ही कर रहे हैं? मैम सिर्फ CSS। तो फिर आप
दिन का अगर आप सिर्फ CSS कर रही हैं और आपके पास 1.5 साल है तो मे बी आई वुड सजेस्ट कि आप रोजाना इंग्लिश ऐसे मतलब बाजुकात आप एग्जॉस्ट भी हो सकती हैं इतनी ज्यादा इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस से। सर उस्मान इस बारे में जरा बेहतर हमें गाइड कर सकेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है। तो मे बी आपको अपनी बेस ज्यादा सॉलिडली बनाने की जरूरत है। रोजाना मुख्तलिफ न्यूज पढ़ें, न्यूज चैनल्स देखें। इसके अलावा दिन का एक हिस्सा इस चीज में करके साथ साथ आप कुछ और स्टार्ट कर सकती हैं, कोई बड़ा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छी बुक्स जो कुछ कुछ बेसिक रीडिंग्स हैं जो अगर आपने की हो तो आपको जरा हेल्प हो जाती है रेफरेंसेस देने में, चीज़ों को समझने में, आप वो स्टार्ट कर सकती हैं साथ में। और रोजाना इंग्लिश ऐसे के किसी एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लिख के आउटलाइन वगैरह लिख सकती हैं, रिटन प्रैक्टिस में रह सकती हैं। मे बी यू कैन डू दैट। इस तरह से दिन को 3 हिस्सों में तकसीम करके आप कुछ कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम अनुष्का है और मैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से पूछना चाहती थी कि जी मैम जी अगर हम ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हैं और जो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हैं और जनरली भी CSS की प्रिपरेशन के अंदर जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं उनको एक साथ करें। जैसे अगर हमने पॉलिटिकल साइंस पेपर में कैपिटलिज्म किया है तो जेंडर स्टडीज में कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर जो सा है वो कर लें साथ। और इस तरह फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी फॉरेन पॉलिसी साथ कर लें, तो क्या ये अप्रोच बेटर रहेगी? और हम डिफरेंस किस तरह आंसर स्ट्रक्चरिंग में करें कि जो फॉरेन पॉलिसी जैसे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के अंदर है और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर किस तरह डिफरेंस होना चाहिए आंसर राइटिंग के अंदर? ठीक है। पहली बात यह है कि बिल्कुल आप इस तरह चीजों को ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल करें, अच्छी बात है। उस तरह से आपका टाइम जरा कम बचत हो जाएगी टाइम की। सेकंड थिंग ये है कि आपने उस चीज को अटेम्प्ट कैसे करना है, डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है। नंबर 1, द डिफरेंस दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स इज हाउ यू comprehend that question and how much of the material that you put in that question. Argument build करने का, अच्छा ये एक जनरल बात है जो अभी मैं बताने लगी हूँ। That is going to, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है और अगर आप ये आर्ट मास्टर कर लेते हैं, that is going to help you in essay and that is going to help you in all the subjects as well. So आर्गुमेंटेशन का एक रूल होता है, एक असूल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड एन आर्गुमेंट। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। आप आर्गुमेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर एक आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, लॉजिक देते हैं कि दिस इज लॉजिकली मैं इस चीज को इस तरह से प्रूव कर रहा हूँ या ये इस तरह से हो रही है। सेकेंडली फिर आप उसको अपनी एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई करते हैं कि सी दिस इज हाउ इट हैपेंड या इट हैपेंस, ये होता है। और थर्ड टियर पे आप उसको लिंक बैक करते हो अपने मेन आर्गुमेंट या मेन टॉपिक के साथ, दैट दिस इज हाउ आई हैव प्रूवन दिस पॉइंट। एक पॉइंट था, उसमें आपने पहले लॉजिक दी, फिर एग्जांपल दी और फिर आपने उस आर्गुमेंट को कंक्लूड करके उसको लिंक बैक किया। तो जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट करो, पैराग्राफ्स अटेम्प्ट करो या फिर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो दिस अप्रोच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दोज ऑफ यू हु आर फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ स्पीकिंग डिबेट्स में, उनको पता होगा कि ये वाला तरीके का वहां पे भी इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जब भी आप कोई भी चीज अटेम्प्ट करते हो। इसके अलावा आप कोटेशंस रेलिवेंट ऐड करो, रेफरेंसेस ऐड करो, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है जनरल प्रेजेंटेशन में। एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इन पॉलिटिकल साइंस एंड फॉरेन पॉलिसी इन पाक अफेयर्स इज कंसर्न्ड, सो उन चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करना है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द पॉलिटिकल साइंस पेपर, तो उसमें आप बहुत सारी थेरीज पढ़ते हैं, फिलोसफर्स पढ़ते हैं। और पहली बात तो ये कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जबरदस्ती चीजें नहीं घुसानी उसके अंदर। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जहां मुमकिन हो तो फिलोसफर्स वगैरह की थेरीज वगैरह को साथ में कोट करें। पाक अफेयर्स में भी वैसे करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थेरीज कोट करते हुए पाक अफेयर्स के पेपर में बहुत दूर मत निकल जाइएगा, क्योंकि वो आपसे कुछ रेलिवेंट चीजें, कुछ करंट अफेयर्स, आपके एनालिसिस ज्यादा मांग रहा होता है। पॉलिटिकल साइंस में भी आपने एनालिसिस वगैरह तो देने हैं, लेकिन साथ में आपने ये बताना है कि हमारी जो साइंस की थेरीज हैं, हाउ या फिलोसफर्स की थेरीज हैं, वो इस चीज को एनालाइज करती किस तरह से हैं। वो एक ढांचा क्रिएट करती हैं, फ्रेमवर्क क्रिएट करती हैं चीजों को एनालाइज करने का। तो अपोल साइंस या IR के पेपर में आपने वो चीजें प्रेजेंट करनी होती हैं अलोंग विद। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वी शुड टेक जस्ट लास्ट क्वेश्चन। मैडम के पास बिल्कुल। लिमिटेड टाइम है, सो जी जी। प्लीज लास्ट क्वेश्चन एंड देन एंड कर देंगे सेशन को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन पूछना था जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं CSS की ना, जी जी। तो इंडिविजुअल एवेल्युएशन जो कि आपने अभी बताया था कि आपको ना पता होना चाहिए कि जैसे कि फर्ज किया हम अब लास्ट 3 मंथ्स आपके पास रह गए हैं
तो हम्म मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह है कि लास्ट जनवरी में जाके जो है ना वो मैं मॉक्स दूंगा, जो मतलब किसी भी एकेडमी से। तो उससे पहले मैं इंडिविजुअल एवेल्युएशन करवाना चाहता हूँ। तो वो किस तरह मैडम पता लगेगा? वो टीचर जो है वो मतलब किस तरह, अगर आपकी तरफ से कोई एवेल्युएशन, कोई पॉलिटिकल साइंस की है, ज्योग्राफी की, कोई और सब्जेक्ट की, अगर मतलब असिस्टेंट हेल्प कर दें आप। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को क्लेरिफाई करें कि जानना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एवेल्युएशन टीचर जो आपके मतलब हम एवेल्युएशन करवाते हैं, तो वो किस तरह मतलब, क्योंकि हम मार्केट में जो है ना वो, जैसे आपने बताया कि डायरेक्शन जो है ना वो बड़ी जरूरी है। तो बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जिन स्टूडेंट्स को टीचर ना मिले मतलब, तो वो आखिरी जो 2-3 महीने उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी तरफ से? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपकी तरफ से अगर कोई एवेल्युएशन की मतलब पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी की मतलब कोई हेल्प मिल जाए तो डेफिनेटली देखिए, एवेल्युएशन इम्पोर्टेंट है, और ये भी अच्छी बात है कि आप जनवरी तक का वेट करने के बजाय अभी थोड़ा, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, सेकंड अटेम्प्ट है जैसे आपकी, तो कुछ चीजों में आपकी तैयारी होगी। नहीं है, अगर सब्जेक्ट्स बाजुकात आप चेंज करते हो तो भी, अगर आप थोड़ा सा अर्ली ऑन एवेल्युएट कराना चाह रहे हो तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ताकि आपको पता हो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और उस चीज को इम्प्रूव करने का आपके पास टाइम है। सेकंड आपका ये था क्वेश्चन के टीचर्स कैसे ढूंढे जाएं, तो सीरियसली ये इशू मुझे भी बहुत ज्यादा था। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे जिस तरह के मतलब मुझे जो इंग्लिश में मुझे आइडिया था चीजों का, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक गाइडलाइन चाहिए थी जिस तरह की मुझे चाहिए थी, तो आई वॉज एबल टू फाइंड वन। लेकिन उस दौरान में मैं भी बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हो जाती थी बाजुकात की, सही जा रहा है नहीं जा रहा, किसी और टीचर के पास जाऊं नहीं जाऊं या जो भी है। तो थोड़ा सा आपने इस बात का बहुत ज्यादा टीचर टू टीचर मूव नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली आई एंडेड अप नॉट गोइंग टू एनीबॉडी एल्स। तो एक तो ये कि थोड़ा सा स्टिक करके एक पैटर्न पे काम करके देखना है, बहुत ज्यादा मूवमेंट भी आपको जो है वो नुकसान देगी। टीचर कैसे ढूंढना है, ये तो एक वाकई मुश्किल सवाल है। लेकिन ये है कि आपके पास कम से कम इंग्लिश और करंट अफेयर्स के लिए सारे उस्मान है, जो आप बिल्कुल, तो वो आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं। इसके अलावा पंजाबी के 1-2 टीचर्स हैं इस वक्त अवेलेबल, जिनसे जनरली लोग पर्सनली 1 या 2 पेपर्स की वैल्यूएशन करा लेते हैं। आप उनके पास जा सकते हैं, वो यू कैन आस्क अराउंड, वो 1-2 ही हैं, उनका पता लग जाएगा। और किस पेपर, स्पेसिफिकली किस पेपर की आप चाह रहे हैं कि आप मैडम की पॉलिटिकल वैल्यूएशन हो? साइंस और जियोग्राफी से मतलब ये 2 सब्जेक्ट ना मैं आपसे एवेल्युएशन करवाना चाह रहा था, तो अगर ठीक है, मतलब मैं आई कैन मैनेज। ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी तो बहुत ही मजे का और बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, सो डेफिनेटली उसमें साइंटिफिक सा सब्जेक्ट है आपकी। बेसिकली अगर आपने चीज को याद किया हुआ है तो उसमें आपको क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी होती, आपने उसको पेपर पे कैसे उतारा है वो मैटर कर रहा है। और पॉलिटिकल साइंस बाजू का ट्रिकी हो जाता है, तो वो आई ट्राई कि जितना मुझे उस चीज की समझ आती है मैं आपको डेफिनेटली जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड कर दूंगी, एवेलुएट भी कर देंगे, कोई मसला नहीं। चलो थैंक यू मैडम। मैं ना इंडिविजुअल आपको मैसेज करूंगा तो काइंडली रिप्लाई करती। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैम मुझे आपसे पूछना था कि आपने अभी बताया था कि प्रेसी और कॉम्पोजिशन का जो पेपर है आप उसकी एवेल्युएशन करेंगी, तो वो मुझे आप काइंडली बताइएगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे एवेल्युएट करती हैं? मुझे एवेल्युएशन करवाना है प्रेसी और कॉम्पोजिशन पेपर का। देखिए उसमें मेरा ये होता है कि मैं ये जो पेयर ऑफ वर्ब्स या फ्रेजल वर्ब्स वगैरह वाली चीजें जो आपने सिर्फ याद करके उतारनी है, उस चीज को मैं एवेलुएट नहीं करती, क्योंकि वो आपका और मेरा दोनों का टाइम जाया करने वाली बात है। वो चीजें आपने याद करनी है, उसमें जो गाइडलाइन चाहिए वो मैं ऑब्वियसली आपको दे सकती हूँ। एवेलुएशन बेसिकली आपको चाहिए प्रेसी की, ट्रांसलेशन आप चेक करवा सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन की कर सकते हैं। वो पास पेपर्स की प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और मैं उसको एवेलुएट करूंगी। तो बेसिकली मैम जो है वो पास्ट 10 इयर्स या 12 इयर्स की जो भी पास्ट पेपर्स हैं उनकी एवेल्युएशन करवाएंगी और वही असाइनमेंट बेस्ड होगा। तो जो मैम सेशन ऑफर करेंगे तो दैट यस ये जी इसकी डिटेल्स जो है वो मैं मैम से पूछ के आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। Okay, so I think that's it for today.
And thank you very much, ma'am, for your time and आपके जो valuable suggestions थे. So hopefully Most students welcome. ने इससे कुछ ना कुछ फायदा जो है वो definitely लिया होगा. So today, like there are only like 1/4 of our students present. So बाकियों के साथ recording share हो जाएगी. और अगर कोई किसी का important critical question होता है, so I will definitely ask you और then उनको reply कर दूंगा. So that's it for today, and thank you again for your time, ma'am. Welcome, sir. Pleasure. ओके सो थैंक यू बाकियों का जिन्होंने आज अटेंड किया है, और जिन्होंने नहीं किया सो उनके साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा. और आपके अगर किसी से कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो नेक्स्ट टाइम कोई गेस्ट में आप पूछ लीजिएगा, बट ट्राई टू लाइक आप अटेंड किया करें क्लासेस स्टार्ट से. तो काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मैडम ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, तो फिर रिपीटिशन हो रही थी. तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज और ब्रीफ से करें, सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन. And at the end, so it's not your like I'm not here कि आपको मैं ये suggest करूँ कि आप different teachers को या CSPs को follow करें. So make your own timetable, make your own schedule, and everyone has one's own capabilities. So try to find out your strengths and your weaknesses and work on your weaknesses. So CSS is not a difficult game, or it is quite easy, but what you need to do, you just need to control your nerves. And that's the last message of today's discussion. So that's it for today. Rahul, Dr. Rakesh.